नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आई होप सभी अपने पेपर जो हैं अच्छे से दे रहे होंगे PA1 के, और उसके साथ साथ वीडियोस भी देख रहे होंगे। तो पहले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था बड़े भाई साहब, जिसके लेखक हैं प्रेमचंद जी। और आज हम उसका आगे का पार्ट जो रिमेनिंग पार्ट है, काफ़ी लंबा लेसन है, सो 2-3-4 वीडियोस में कंप्लीट होगा। तो रिमेनिंग पार्ट जो है हम आज पढ़ेंगे। और उसमें हमने पढ़ा था कि लेखक का जो एक बड़ा भाई है वो 14 साल का है और लेखक जो है 9 साल का है। बड़ा भाई 2 बार फेल हो चुका है, इसलिए वो केवल 3 दर्जे तक अपने छोटे भाई से आगे है। पर वह पढ़ाई में चाहे जैसा मर्जी था, जैसा भी था, लेकिन बड़ा होने के नाते लेखक से डांट डपट करना और उस पर निगरानी रखना अपना परम कर्तव्य समझता था। अब लेखक जो था वो मौज मस्ती करने वाला था, उसे लगातार बैठकर पढ़ना उसे अच्छा नहीं लगता था। सो जब भी मौका मिलता, छोटा भाई जो था हॉस्टल के कमरे से भाग जाता और फिर खेलता, और खेलते खेलते अपने दोस्तों के साथ खेलने में ऐसे ही लीन हो जाता कि उसे याद ही नहीं रहता कि मुझे घर भी जाना है। और जब घर आता तो घर में जैसे ही घुसता कमरे में, हॉस्टल के कमरे में, बड़े भाई साहब का एक ही प्रश्न होता, कहाँ थे। तो उस प्रश्न का लेखक के पास कभी भी कोई जवाब नहीं था। क्यों नहीं होता था? क्योंकि वो अपने बड़े भाई की बहुत रिस्पेक्ट करता था, उसके आगे बोलना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वो मौन रहता और चुप रहकर अपना अपराध स्वीकार कर लेता। और उसके बाद बड़े भाई जो थे उसको बहुत बड़ा लेक्चर पढ़ाते कि इंग्लिश पढ़नी है और अगर नहीं पढ़ोगे तो कैसे आएगी। और इसके बाद जो था लेखक उसे सुनता और मन में निश्चय करता कि मैं आगे पढ़ूंगा, टाइम टेबल बनाऊंगा। परंतु जैसे टाइम टेबल बनाता परंतु उसको फॉलो नहीं कर पाता था, उस पर नहीं चल पाता था, क्योंकि उसको टाइम टेबल खेलना अच्छा लगता था। सो वो टाइम टेबल को रोज बनाता और टाइम टेबल को पहले ही दिन से उस टाइम टेबल की अनदेखी शुरू कर देता था। जब वो देखता कि मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं बच्चे, तो फिर वो मैदान की तरफ दौड़ पड़ता और परिणाम स्वरूप उसको बड़े भाई साहब की नसीहतें और झिड़कियां सुनने को मिलती। झिड़कियां होते डांट। उसके लिए भाई का सामना होना जैसे नंगी तलवार जैसा प्रतीत होता था, परंतु क्या करे, उससे खेलों का तिरस्कार नहीं होता था, क्योंकि खेलना उसका सबसे पहला शौक था। अब इससे आगे हम पढ़ेंगे बड़े भाई साहब का फिर से फेल होना। अब वार्षिक परीक्षा हुई, बड़े भाई साहब फिर से फेल हो गए। लेखक अपनी कक्षा में प्रथम आया। भाई साहब जो थे एनुअल एग्जाम हुए और बड़े भाई साहब जो थे फिर फेल हो गए, और लेखक जो पढ़ता नहीं था वो अपनी कक्षा में प्रथम आया, फर्स्ट आया। लेखक के मन में आया कि बड़े भाई साहब को खूब सुनाए। लेखक छोटा था, उसके मन में एक बार आया कि भाई को सुनाना चाहिए कि रोज मुझे इतना डांटते हैं और देखो रिजल्ट आया तो मैं तो फर्स्ट आया और बड़े भाई तो फेल हो गए। पूछे कि तुमने पढ़ लिख कर क्या कमा लिया, परंतु मुंह से शब्द ना निकला। हाँ, अब वह बड़े अधिकार से खेलने जाने लगा। कहते हैं वो चाहता था पूछना कि तो आप सारा दिन पढ़ते रहते थे और मैं तो थोड़ी देर के लिए ही बैठता था, वो भी आपके डर के मारे। और उसके बाद जो था, पढ़ लिख कर तुमने क्या कमा लिया, आपने क्या कमा लिया। परंतु कहता है कि डर के मारे मेरे मुंह से शब्द ही नहीं निकलता था। परंतु जैसे होते ना, हमें ये डर थोड़ा सा खत्म हो गया, फर्स्ट आया था इसलिए उसका थोड़ा सा डर जो था वो खत्म हो गया। अब वो खेलने जाता था अधिकार के साथ, अब उसे खेलने जाते हुए थोड़ा डर कम लगता था। बड़े भाई ने भी लेखक की निडरता भांप ली। बड़े भाई था, बड़े थे, 5 साल बड़े थे। अब उन्होंने देख तो लिया था कि छोटा भाई जो है ना थोड़ा सा अब मेरे को देखकर डरता नहीं है। निडरता को उन्होंने भांप लिया था, जांच लिया था, और आखिर एक दिन उनके संयम का बांध टूट गया। संयम का मतलब होता है सब्र का बांध टूट गया। अब 2, 4, 5 दिन उन्होंने देखा कि छोटा चला जाता है खेलने, छोटा भाई, और वापस आने जब आता है तो बिना डर के अंदर घुस जाता है और 3-3, 4-4 घंटे खेलता रहता है, उसे पता ही नहीं चलता। सो जैसे ही एक दिन वो आया तो
उनके सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने लेखक को क्या क्या सुना दिया। लेखक सुबह से दोपहर तक गुल्ली डंडा खेलकर भोजन के लिए आया। उस दिन क्या हुआ था कि लेखक जो था सुबह से खेलने गया हुआ था और दोपहर तक वो गुल्ली डंडा खेलकर और भोजन करने के लिए आ गया। बड़े भाई ने उसे आड़े हाथों लिया। उसने कहा, देख रहा हूं इस साल कक्षा में प्रथम आ गए तो तुम्हें घमंड हो गया। बड़े भाई साहब ने उसको आड़े हाथों ले लिया और कह दिया कि इस बार कक्षा में प्रथम आ गए हो ना तो तुम्हें बड़ा घमंड हो गया है। परंतु घमंड तो रावण का भी नहीं रहता। कहते कि तुम्हें घमंड हो गया है। कहते घमंड तो बड़ों बड़ों का नहीं रहता, तुम तो बहुत छोटी सी चीज हो। रावण का भी घमंड जो था वो चूर हो गया था। जानते हो, रावण चक्रवर्ती राजा था। आज के अंग्रेज भी चक्रवर्ती नहीं है। रावण को सभी राजा कर देते थे मगर फिर भी उसका घमंड टूटा। कहते कि अब रावण का उन्होंने एग्जाम्पल दिया बड़े भाई ने छोटे भाई को कि वो तो चक्रवर्ती राजा था और सभी राजा उसे टैक्स दिया करते थे और फिर भी एक दिन उसका घमंड जो था वो टूट गया था। आज शैतान हो या शाहे रूम, सबका अहंकार नष्ट हुआ है। तुमने एक दर्जा क्या पास कर लिया, तुम्हें घमंड हो गया। यह पास होना भी अंधे के हाथ बटेर लगना है, परंतु यह बटेर बार बार हाथ में नहीं लगती। कहते ये तो तेरा तुक्का लग गया, बाई चांस तूने जो पढ़ा था तुझे शायद वही एग्जाम में आ गया और तू कक्षा में प्रथम आ गया, परंतु ऐसा बार बार नहीं होता। ये तो अंधे के हाथ में बटेर लगना का मतलब होता है कि किसी अज्ञानी को कोई बहुत लाभदायक चीज मिल जाना। तो कहता है कि ये तो अंधे के हाथ में बटेर लगी है, परंतु ऐसा बार बार नहीं होता कि हर बार तू बिना पढ़े और फर्स्ट आ जाएगा, ऐसा बार बार नहीं होगा। पाठ्यक्रम की मुश्किलें गिनाना। अब वो उसे पाठ्यक्रम की मुश्किलें गिनाया करते थे। भाई साहब बोले, मेरे फेल होने पर ना जाओ, मेरी कक्षा में पहुंचोगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। जब उसे डांटते और उसको कहते कि जब तुम मेरी क्लास में आ जाओगे ना 9th स्टैंडर्ड में तो तुम्हें दांतों पसीना आ जाएगा, तुम्हें बहुत कठिन, दांतों पसीना आ जाना है, ये भी एक मुहावरा है बच्चों। तो उसका अर्थ होता है बहुत कठिनाई होना। तो कहते हैं कि जब तुम मेरी क्लास में आ जाओगे ना 9th स्टैंडर्ड में तो तुम्हें बहुत कठिनाई होने वाली हो। इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा जिसमें 8 हेनरी हुए हैं, दर्जनों जेम्स हुए हैं। कहता है कि जब तुम मेरी क्लास में आ जाएगा ना तो उसमें तेरे को पता चलेगा, उसमें दर्जनों तो हेनरी हैं और कितने सारे चार्ल्स हैं। कहते हैं कि उसको पढ़ पढ़ के ही दांतों पसीना आ जाता है। इन सब के किस्से याद रखते रखते चक्कर आने लगते हैं। इन सब के बारे में तुम पढ़ोगे तो तुम्हें चक्कर ही आ जाएंगे। इन सब के बारे में पढ़ोगे तो तुम्हें चक्कर ही आ जाएंगे। ज्योमेट्री बनाने वाले तो खून पीते हैं। बताओ, अ ब ज की जगह अ ज ब लिख दिया तो क्या हुआ? कहते मैथ्स का तो कहना ही क्या, मैथ वाले तो अ ब ज की जगह अगर तुमने अ ज ब लिख दिया तो क्या हुआ, परंतु नहीं। इसी रटत का नाम है शिक्षा। अब रेखा पर लंब गिराने का छात्रों से क्या वास्ता, परंतु परीक्षा पास करने के लिए यह सब खुराफत करनी ही पड़ती है। अब उसे बताया कि मैथ्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है कि मैथ में अगर अ ब ज लिखना हो और उसकी जगह तुमने अ ज ब लिख दिया तो पूरे मार्क्स कट जाएंगे। तो अब बताइए, समय की पाबंदी पर 4 पन्नों का निबंध लिखने को कहा जाता है। कहते हैं कि अब उन्होंने बात करनी शुरू की तो बता दिया, हिंदी का भी बता दिया कि समय की पाबंदी पर 4 पन्नों के लिए निबंध लिखने के लिए कहा जाता है। पूछो यह क्या हिमाकत है कि नहीं। जो बात एक ही वाक्य में कही जा सकती है उस पर इतने पन्ने क्यों खराब करें, यह तो छात्रों पर सरासर अत्याचार है। अभी तो यह निबंध संक्षिप्त में है, वरना 100 पन्नों में लिखवाते। इन अध्यापकों को जरा सी भी तमीज नहीं है। और लाला, मेरे दर्जे में आ जाओगे तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे। मैं लाख फेल हो गया हूँ पर अनुभव में तुमसे ज्यादा हूँ। अब उसने कहा कि हिंदी में भी देखो समय की पाबंदी के ऊपर निबंध लिखना पड़ता है और कहते हैं ये तो हम सबको पता है। इस बात को एक ही वाक्य में भी कहा जा सकता है, परंतु नहीं,
ये तो हमें 4-4 पन्नों पर ही लिखना है। और कहते हैं कि शायद जो है 100-200 पन्नों पर भी लिखवा देते, कहते छात्रों पर अत्याचार है। अगर ये तो निबंध संक्षेप में लिखा होता है, वरना तो वो लिखते हैं कि 2-2, 4-4 पेजों पन्नों में जो है 100-100, 200-200 पन्नों में तुम जो है निबंध को लिखो। और लाला, जब तुम मेरी क्लास में आ जाओगे तो तुम्हें ये सब पापड़ बेलने पड़ेंगे, तुम्हें ये सब काम करना पड़ेगा। भाई साहब के ये तिरस्कार वचन सुनकर लेखक को भोजन बहुत बेस्वाद लगा। अब भाई साहब के वे वचनों को सुनता तो लेखक का खाना हराम हो जाता। ऊंचे दर्जे की पढ़ाई का भयंकर चित्र सुनकर भयभीत होता, परंतु फिर भी उसकी पुस्तकों के प्रति रुचि जो थी वो वैसी की वैसी ही बनी रही। अब वह चोरी चोरी खेलने जाने लगा। भाई साहब ने कहा, भयानक चित्र दिखाया पढ़ाई का, तो उसका खाना भी बेस्वाद हो गया। कहते वो सुनकर बहुत परेशान भी हुआ कि हाय, आगे की पढ़ाई तो बहुत मुश्किल है, परंतु पुस्तकों के प्रति उसकी अरुचि जो थी वो वैसी की वैसी ही बनी रही, उसका दिल ही नहीं करता था। अगले साल बड़े भाई फिर फेल। अगला साल आया, परीक्षा फिर से हुई और अगले साल भी जो बड़े भाई थे वो परीक्षा में फेल हो गए और लेखक जो था फिर से उस क्लास में फर्स्ट आया। बड़े भाई साहब ने इस बार दिन रात मेहनत की थी, एक एक शब्द को चाट गए थे, फिर भी फेल हो गए। परिणाम सुनकर वह रो पड़े, लेखक भी रो पड़ा। अब भाई फेल हुए, रिजल्ट आया, फेल हो गए। बड़ी मेहनत की थी बड़े भाई ने, परंतु जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट को सुना कि फेल हो गया हूं, तो बड़े भाई रोने लग गए। अब लेखक भी रो पड़ा, क्योंकि उसके बड़े भाई थे वो रो पड़े और रोकर उसे अपने बड़े भाई पर दया आने लगी कि बड़ा भाई कितनी मेहनत की और फिर भी फेल हो गए। इस पर छोटे भाई को बड़े भाई पर दया आने लगी। अब दोनों में बस एक ही कक्षा का अंतर रह गया था। अब दोनों में सिर्फ एक ही क्लास का डिफरेंस रह गया, जबकि वो पढ़ाई में वो उससे बड़े कितने थे, 5 साल बड़े थे। लेखक के मन में विचार आया कि कहीं बड़ा भाई अगले साल भी फेल हो गया तो वह दोनों एक ही दर्जे में हो जाएंगे। अब छोटा भाई जो था वहां तो रोया, पर तू जैसे ही घर पर आया उसके मन में आया, अगर भाई जो है अगले साल भी फेल हो गया तो हम तो दोनों एक ही क्लास में आ जाएंगे, फिर वह कहाँ से मेरी फजीहत करेगा, फजीहत क्यों, मेरे को डांटेगा कहाँ से, हम दोनों एक ही क्लास में होंगे। फेल होने के बाद बड़ा भाई नरम पड़ गया। फेल हो गए थे इसलिए उनका गुस्सा जो था वो थोड़ा छोटे भाई के प्रति कम हो गया। उसे समझ आ गया कि अब उसका लेखक को डांटने का अधिकार नहीं रहा। लेखक की स्वच्छंदता बढ़ने लगी, आज़ादी बढ़ने लग गई। अब बड़ा भाई फेल हो गया था, छोटा हर बार फर्स्ट आ रहा था, तो लेखक को डांटने का अधिकार जो था बड़े भाई को अब कम होता जा रहा था और इस वजह से लेखक की जो आज़ादी थी वो बढ़ती जा रही थी। अब उसे कनकोए का शौक लग गया। कनकोए का मतलब होता है बच्चों पतंग उड़ाने का। वह पूरा दिन पतंगबाजी में खेलने लगा। हाँ, यह बराबर ध्यान रखता था कि कहीं उसका भाई उसे देखना ना ले। यह उसका अदब और सम्मान पूरा बनाए रखता था। कहते उसको पतंगबाजी का, पतंग उड़ाने का शौक लग गया था, परंतु वो इस चीज़ में ये ध्यान रखता था कि बड़े भाई को इस चीज़ का पता ना चले, क्योंकि वह उनका सम्मान और अदब तो उनका करता ही था। पतंग लूटते हुए पकड़े जाना। अब एक दिन क्या हुआ कि संध्या के समय जो था हॉस्टल से पूरे कनकोए जो थे, छोटा भाई जो था वो लूटने के लिए थोड़ा, पतंग जो कट जाती है ना तो बच्चे जो हैं लूटने के लिए दौड़ते हैं, तो वो भी पतंग लूटने के लिए दौड़ा। तो यहाँ तक हम बच्चे यहाँ आज करेंगे और रिमेनिंग पार्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। सो धन्यवाद।